कभी अजय मेरू कहलाने वाले अजमेर को लोग कई वजहों से जानते हैं। पुष्कर का पशु मेला यहीं लगता है। देश का इकलौता ब्रह्मा मंदिर, 2.5 दिन का झोपड़ा, तारागढ़ का किला, जैन मंदिर, ये सब अजमेर में ही है। अजमेर में ही सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पवित्र दरगाह भी है। देश दुनिया से अलग अलग धर्मों के लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए अजमेर शरीफ आते हैं और दरगाह में चादर चढ़ाते हैं। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी दरगाह शरीफ जा चुके हैं। इस दरगाह की देखभाल करने वाले लोग खादिम कहलाते हैं। खादिम समुदाय के लोग खुद को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वंशज बताते हैं। अजमेर में इस समुदाय की बहुत इज्जत है। ये बहुत प्रभावशाली और ताकतवर लोग हैं। सामाजिक रूप से कह लें, राजनीतिक रूप से कह लें या आर्थिक रूप से कह लें, दरगाह पर जाने वाले नामचीन लोग तक इन खादिमों के हाथ चूमते हैं। अपने इन्हीं प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके खादिम परिवार के कुछ युवा लड़कों ने इस पवित्र शहर पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। ये दाग अजमेर सेक्स स्कैंडल और अजमेर सीरियल गैंग रेप के नाम से कुख्यात है। खादिम परिवारों के इन लड़कों ने अजमेर के सोफिया स्कूल और सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली कम उम्र की बच्चियों के साथ गैंग रेप किया। उनकी अश्लील तस्वीरें लीं, फिर तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित लड़कियों पर अपनी सहेलियों को लाने का दबाव बनाया। वो मासूम लड़कियां मजबूरी में अपने जानने वाली किसी लड़की को उनसे मिलवाने ले जाती। फिर वो लड़के उन लड़कियों के साथ भी बलात्कार करते, उनकी तस्वीरें खींचते, फिर तस्वीरों से उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे नई लड़की लाने के लिए कहते। साल 1990 से साल 1992 तक ये सिलसिला चलता रहा। कहते हैं खादिम परिवारों के उन लड़कों ने 100 से ज़्यादा लड़कियों की जिंदगी नर्क बना दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो 200 से 250 तक की बातें करते हैं, पर इन आंकड़ों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ये पूरा मामला इसलिए बहुत संवेदनशील हो गया था क्योंकि इनमें अधिकतर आरोपी मुस्लिम थे और अधिकतर पीड़ित लड़कियां हिंदू थीं। इस गैंगरेप के मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती खादिम परिवारों से ताल्लुक़ रखते थे। अजमेर में इनके साथ एक पूरा गिरोह हुआ करता था। खादिम परिवारों के ये लड़के लोकल सेलिब्रिटी की तरह थे। फारूक, नफीस और अनवर अपनी गैंग के साथ खुली जीप, एम्बेसडर और फिएट कारों में शहर की खाक छाना करते थे। इन रईसजादों की ये हरकतें केवल लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए थीं। द प्रिंट की रिपोर्ट में दैनिक नवज्योति के भूतपूर्व क्राइम रिपोर्टर संतोष गुप्ता बताते हैं कि फारूक और नफीस अपने दोस्तों के साथ एक दिन एलीट रेस्तरां गए हुए थे। उस दिन उनके किसी दोस्त का जन्मदिन था। रेस्तरां में पहले से कुछ स्कूली लड़कियां बैठी हुई थीं। फारूक और नफीस में से किसी ने मैनेजर को कॉल करके रेस्तरां में बैठे सभी लोगों को आइसक्रीम खिलाने के लिए कहा। साल 1990 में ये बात किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। ये दिखावा बस मासूम लड़कियों को फांसने का उनका तरीका मात्र था। इन लड़कों के पास पैसा तो था ही, साथ में वो राजनीतिक तौर पर भी बहुत मजबूत थे। फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, तो वहीं अनवर चिश्ती संयुक्त सचिव था। अजमेर सेक्स स्कैंडल की शुरुआत कब हुई, पहली पीड़ित लड़की कौन थी, इसका कोई ठोस रिकॉर्ड तो नहीं है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और अजमेर के लोकल अखबारों के मुताबिक इसकी शुरुआत एक लड़के से हुई थी। इस घटना का जिक्र जी टीवी पर आए डॉक्यूमेंट्री द ब्लैक चैप्टर ऑफ अजमेर के डायरेक्टर शैलेंद्र पांडे ने भी किया है। अजमेर में एक बिजनेसमैन का लड़का था। उसकी 2 महिला मित्र थीं। फारूक और नफीस उस लड़के को अच्छी तरह से जानते थे। फारूक और नफीस ने उस लड़के से पार्टी में दोनों लड़कियों को लाने के लिए कहा। लड़के ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद दोनों ने लड़के को एक पार्टी में बुलाया। लड़का पार्टी में गया। उन्होंने लड़के के ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़के को पिला दिया। जब लड़का बेहोश हो गया तब उसकी आपत्तिजनक स्थिति में फारूक के साथी ड्राइवर मैराडोना के साथ तस्वीरें खींच ली गईं। उस पार्टी के 3-4 दिनों बाद उस लड़के को वो तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर के दम पर फारूक और नफीस ने लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उन्होंने लड़के पर दबाव बनाया कि वो दोनों लड़कियों को उनके पास लेकर आए। मजबूरी में उस लड़के को फारूक और नफीस की बात माननी पड़ी। उस लड़के की दोनों महिला मित्रों में एक लड़की सावित्री स्कूल में 12वीं की स्टूडेंट थी
उसका रुझान राजनीति में था और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहती थी। साथ में उसे गैस कनेक्शन भी चाहिए था। उस समय किसी के लिए भी गैस कनेक्शन पाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लड़के ने इसी बात का फायदा उठाया और लड़की को फारूक और नफीस गैंग से ये कहकर मिलवाया कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। इसके बाद नफीस और फारूक उस लड़की से कई बार मिले और बहुत शराफत से मिले। एक दिन वो लड़की बस स्टैंड की ओर जा रही थी। तभी नफीस और फारूक उसे रास्ते में मिल गए। उन्होंने उसे अपनी मारुति वैन में बैठा लिया। उन्होंने लड़की को आश्वासन दिया कि वो उसे कांग्रेस में एक जरूरी पद दिलाएंगे। फारूक गैंग के सहयोगी सैयद अनवर चिश्ती ने बाद में उस लड़की को एक फॉर्म भरने के लिए दिया और कहा कि उसे एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर भी जमा करनी होगी। इससे लड़की का फारूक गैंग पर भरोसा मजबूत हो गया। एक दिन ऐसे ही जब लड़की स्कूल जा रही थी, तब फारूक और नफीस ने उसे देखकर अपनी वैन रोक ली। उन्होंने लड़की को वैन से स्कूल छोड़ने के लिए कहा। लड़की मान गई। जब लड़की वैन में बैठ गई तब नफीस और फारूक उसे स्कूल ले जाने के बजाय एक फार्म हाउस पर ले गए। वहां नफीस ने उस लड़की का बलात्कार किया, उसकी तस्वीरें खींच लीं। आगे चलकर लड़की की खींची गई तस्वीरों के जरिए उस लड़की को उन तक दूसरी लड़कियों को लाने के लिए मजबूर किया गया। उस लड़की ने मजबूरी में किसी और लड़की को उनसे मिलवाया। फिर उस लड़की के साथ भी रेप किया गया, उसकी अश्लील तस्वीरें खींची गईं। फिर अगली लड़की लाने के लिए उसे भी ब्लैकमेल किया गया। कई लड़कियां तो ऐसी भी थीं जिनके घर आरोपियों का आना जाना होता था। वो लड़कियां आरोपियों को राखी भी बांधती थीं, पर इन लड़कियों को भी फारूक और नफीस गिरोह ने नहीं छोड़ा। इनमें से अधिकतर लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया और बार बार किया गया। कई बार पीड़ित लड़कियां अपनी सहेली को फारूक, नफीस और दूसरे आरोपियों से ये कहकर मिलवाती थीं कि ये मेरे भाई हैं। इस तरह नई लड़कियां बहुत आसानी से जाल में फंस जाती थीं। फिर इन लड़कियों को भरोसे में लेने के लिए पहले उन लड़कियों को फार्म हाउस या फारूक के बंगले पर पार्टी के लिए बुलाया जाता था। जब लड़कियां भरोसे में आ जाती थीं, तब फारूक और नफीस या तो उन्हें फार्म हाउस या बंगले पर या फिर उन्हें अजमेर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर हटुंडी गांव के एक पोल्ट्री फार्म में ले जाते थे। फिर वहां उन लड़कियों के साथ दरिंदगी की जाती थी। वो पोल्ट्री फार्म फारूक के एक साथी सलीम का था। जब वो लड़कियां शिकार बन जाती थीं, तब उन्हें खुद वो काम करने के लिए मजबूर किया जाता था जो वो झेल चुकी थीं। कितनी भी थीं तो वो बच्चियां ही थीं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली बच्चियां। ऐसा भी नहीं था कि ये लड़कियां मदद के लिए किसी के पास गई नहीं। घटना के शुरुआती दिनों में 2 पीड़ित लड़कियां एक पुलिस कांस्टेबल से मिली। उस कांस्टेबल ने उन्हें अजमेर पुलिस की विशेष शाखा में काम करने वाले एक अधिकारी से भी मिलवाया। लड़कियों ने उस अधिकारी को अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी सुनाई। अधिकारी ने ब्लैकमेल के लिए खींची गई तस्वीरों को वापस लाने में मदद करने का वादा किया। उन लड़कियों को उनकी अश्लील तस्वीरें तो वापस नहीं मिली, पर पुलिस से संपर्क करने के कारण उन्हें धमकी भरे फोन जरूर आने लगे। उन लड़कियों को उनकी तस्वीरें कभी नहीं मिल पाईं। अजमेर में ये दरिंदगी का सिलसिला बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहा। कैमरे की रील्स डेवलप कराने के लिए फारूक और नफीस का गिरोह अजमेर के कई भरोसेमंद फोटो लैब में जाया करता था। ऐसे ही एक फोटो लैब था अजमेर कलर लैब। पुरुषोत्तम नाम का एक व्यक्ति उस फोटो लैब में टेक्नीशियन था। वो रील्स डेवलप करके फोटो प्रिंट करता था। इसी आदमी से लड़कियों की अश्लील तस्वीरें दुनिया के सामने आई थीं। पुरुषोत्तम ने अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन को एक अश्लील पत्रिका पढ़ते देखकर उनसे कहा था कि ये पत्रिका कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें असली चीज दिखाऊंगा। पुरुषोत्तम से नरेंद्र जैन को फारूक और नफीस गिरोह वाली अश्लील तस्वीरें मिल गईं। फिर नरेंद्र जैन ने उन तस्वीरों की कॉपीज तैयार की और उन्हें अजमेर के विश्व हिंदू परिषद समूह और दैनिक नवज्योति अखबार तक पहुंचा दी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उन तस्वीरों को पुलिस तक पहुंचा दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही मामले की जांच शुरू कर दी गई, पर बड़ी गोपनीय तरीके से। इस बीच फोटो लैब में काम करने वाले कर्मचारियों से तस्वीरों की कॉपियां अजमेर में कई लोगों तक पहुंच गई। जिनके पास भी तस्वीरें गईं, उनमें से अधिकतर लोगों ने तस्वीरों का गलत फायदा उठाते हुए उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इन सबसे परेशान होकर 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया।
कई परिवार लोक लाज के डर से अजमेर छोड़कर चले गए। हालत ये हो गई थी कि कोई भी अजमेर की लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता था। लड़के वाले शादी से पहले लड़की की तस्वीर लेकर फोटो लैब और अखबारों के दफ्तर पहुंच जाते थे। पत्रकारों और लैब वालों को लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर पूछते थे कि कहीं ये लड़कियां ब्लैकमेल कांड वाली तो नहीं हैं। अब सोचिए, ये हालत है लोगों की। ऐसे में कौन लड़की गवाही देने अदालत में जाएगी? कौन आरोपियों के खिलाफ खड़ा होगा? उन्हें सबसे पहले तो समाज से लड़ना पड़ेगा। लोगों की 50 बातें सुननी होंगी और फिर उनमें कुछ हिम्मत बच जाएगी तब वो आरोपियों से लड़ेंगी। उधर उनके परिवार वालों को अलग ही झेलना पड़ेगा। हमें तारीफ करनी चाहिए अजमेर के उन लोकल पत्रकारों और अखबारों का जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भी इस मामले का पर्दाफाश किया। इस मामले की वजह से एक पत्रकार की हत्या तक कर दी गई। इस मामले से जुड़ी पहली खबर 30 जनवरी को एक लोकल अखबार दिशा दृष्टि में पब्लिश हुई, पर प्रशासन ने पहले से मामले की जानकारी होते हुए भी लापरवाही बरतते हुए इस खबर की गंभीरता से जांच पड़ताल नहीं की। राजस्थान में एक दैनिक अखबार आता है, दैनिक नवज्योति। उस समय इस अखबार के पत्रकार हुआ करते थे संतोष गुप्ता। उन्हें अजमेर के इस ब्लैकमेल और सेक्स स्कैंडल के बारे में भनक लग गई थी। वो इस केस पर कई दिनों से काम कर रहे थे, बस उन्हें सबूतों की तलाश थी। एक दिन संतोष गुप्ता अजमेर की अनाज मंडी में भरोसा लेबोरेटरी के पास खड़े थे। भरोसा लेबोरेटरी में भी रील से तस्वीरें डेवलप की जाती थीं। उस दिन भरोसा लेबोरेटरी में एक आदमी आया और उसने वहां से 4 रील्स खरीदी। संतोष गुप्ता तब हैरान हो गए जब वो आदमी उन रील्स को 4 गुना पैसों में खरीद कर ले गया। वहां पर उनका एक दोस्त था। उन्होंने उससे पूछा कि आखिर उन रील्स में ऐसा क्या खास था जो वो रील्स इतने महंगे दाम पर बिके। पहले तो उनके दोस्त ने बताने से मना कर दिया, पर जब संतोष गुप्ता ने जिद की तब उसने उन्हें रील्स की कॉपी दे दी। उन रील्स में लड़कियों के रेप की तस्वीरें थीं। इसके बाद उन्होंने इस खबर को 21 अप्रैल 1992 को बिना तस्वीरों के दैनिक नवज्योति में पब्लिश कर दी। खबर पढ़ने के बाद भी किसी ने भी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। इतनी गंभीर खबर को बेअसर होते देख संतोष गुप्ता दैनिक नवज्योति के चीफ एडिटर दीनबंधु चौधरी के पास गए। फिर वहां यह तय हुआ कि अगली बार इस मामले पर जो खबर छपेगी, मामले की गंभीरता दिखाने के लिए उनमें तस्वीरों को भी जगह दी जाएगी। बस तस्वीरों में पीड़ितों के चेहरे और उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुपा दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। 15 मई 1992 को ब्लर तस्वीरों के साथ खबर पब्लिश की गई। इस बार खबर ने पूरे राजस्थान में तहलका मचा दिया। इस खबर में उन्होंने मामले की जांच में अजमेर पुलिस प्रशासन के इरादों पर भी सवाल खड़े किए। 16 मई को संतोष गुप्ता ने दैनिक नवज्योति में कई और खुलासे किए। इसमें उन्होंने बताया कि गुप्तचर विभाग ने ब्लैकमेल कांड की जानकारी उच्च अधिकारियों को 4 महीने पहले ही दे दी थी। इस खबर में यह भी था कि गिरोह ने एक प्रभावशाली अधिकारी के बेटे और उसके करीबी रिश्ते की बहन को भी अपना शिकार बनाया था। गुप्तचर विभाग ने यह भी बताया था कि खादिम परिवार के लड़कों और उनके गिरोह के सदस्य बंबई के कॉल गर्ल्स को अजमेर बुलाकर उनकी ब्लू फिल्म बना रहे हैं। अगर मामला ब्लू फिल्म से जुड़ा हुआ था, तब अजमेर में बच्चियों के साथ दरिंदगी भी बड़े स्तर पर की जा रही थी। नफीस और फारूक गिरोह का एक सदस्य अलमास महाराज भी था। वो एक कांग्रेस विधायक का नजदीकी रिश्तेदार था। ये अलमास महाराज भी ब्लैकमेल कांड में शामिल था। जब मामले ने तूल पकड़ लिया तब वो अमेरिका भाग गया और आज तक वहीं सुरक्षित छुपा हुआ है। शैलेंद्र पांडे बताते हैं कि अलमास महाराज इंडिया से पॉर्न वीडियो बनाकर अमेरिका भेजा करता था। पुलिस को फोटो लैब के छापे में 2 वीडियो कैसेट मिले थे। पुलिस ने अपने एविडेंस में 2 वीडियो कैसेट का जिक्र भी किया है, पर आगे चलकर उन वीडियो टेप्स का क्या हुआ कोई नहीं जानता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जिला प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा पाई। संतोष गुप्ता की कलम से 17 मई को दैनिक नवज्योति में एक और खबर छपी। उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार थी। भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय सिंह राज्य गृह मंत्री थे। दैनिक नवज्योति में छपे खबर के मुताबिक गृह मंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद माना था कि उन्होंने इस कांड से संबंधित 75 से 100 तस्वीरें 1.5 महीने पहले ही देख ली थीं।
दिग्विजय सिंह ने 3-4 तस्वीरों की बात नहीं की थी, उन्होंने साफ तौर पर 75 से 100 तस्वीरों की बात की थी। पर पुलिस ने एविडेंस में केवल 4 ही तस्वीरें मिलने की बात की है। बाकी की तस्वीरों का क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। खैर, पहले से ही इतनी जानकारी होने के बाद भी इस मामले को अनदेखा कर दिया गया। सोचिए, इससे और न जाने कितनी बच्चियों का जीवन बर्बाद हुआ होगा और न जाने कितने परिवार उजड़ गए होंगे। इन खुलासों ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सांप्रदायिक तनाव के डर से 18 मई को अजमेर को बंद करना पड़ गया। पुलिस इस मामले की जांच बड़ी गोपनीय तरीके से कर रही थी। उस समय कई फोटो लैब पर छापे पड़ रहे थे। उन छापों में पुलिस ने वीडियो कैसेट भी जब्त किए थे। पर जब पत्रकारों ने पुलिस से इन छापों के बारे में पूछा, तब पुलिस ने कह दिया कि कोई छापे नहीं मारे गए हैं। हालांकि पुलिस छापे वाली बात को दबा नहीं पाई और अगले दिन छापे वाली खबर एक अखबार की सुर्खी बन गई। पुलिस पर इन छापों में सबूत नष्ट करने के भी आरोप लगे थे। कहा गया कि उस वक्त इस मामले में कई संभ्रांत घरों और कुछ बड़े अधिकारियों की बेटियां ब्लैकमेल कांड की शिकार बनी थीं। इसी वजह से पुलिस ने कई अहम सबूत मिटा दिए। एक फोटो कलर लैब पर पुलिस की मौजूदगी में फोटो चलाई गई। पुलिस नहीं जानती थी कि उन सबूतों को नष्ट करने से आगे चलकर ब्लैकमेल कांड के सारे आरोपी बड़ी आसानी से कानून से बच निकलेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस लगातार आरोपियों को बचाने में लगी हुई थी। तत्कालीन डीआईजी ओमेंद्र भारद्वाज ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया कि मामला वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर की स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल नहीं किया गया है, ना ही उनका यौन शोषण किया गया है। मामले में जिन 4 लड़कियों के साथ यौन शोषण होने के फोटो मिले हैं, पुलिस ने तहकीकात में पाया है कि उनका चरित्र ही संदिग्ध है। पुलिस ने आरोपियों पर उंगली उठाने के बजाय बच्चियों के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलिस के इस रवैये से लोग और भड़क गए। लोगों के गुस्से को देखते हुए 27 मई को पुलिस ने रासुका के तहत अजमेर कलर लैब के मैनेजर हरीश तोलानी, टेक्नीशियन पुरुषोत्तम और एक आरोपी कैलाश सोनी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ब्लैकमेल कांड के असली और प्रभावशाली आरोपी तब भी अजमेर में बेपरवाह घूम रहे थे। आखिरकार 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। सीबीसीआईडी की जांच से पहले ही अजमेर पुलिस प्रशासन ने अजमेरगंज थाने में 30 मई को ब्लैकमेल कांड में खुद पहली एफआईआर दर्ज की। इससे पहले तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस ने इस एफआईआर में फारूक और नफीस का नाम भी नहीं लिखा था। ब्लैकमेल कांड में फंसी कई लड़कियां ऐसी थीं जो अपनी पहचान छिपा कर रखना चाहती थीं। कई लड़कियों ने अपने नाम और पता बदल लिए थे, जिससे उन्हें ढूंढकर उनकी गवाही लेना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में एक एनजीओ ने ब्लैकमेल कांड में पीड़ित 30-35 लड़कियों की पहचान की। सीआईडी ने इन लड़कियों से पूछताछ की। इनमें से 16 लड़कियों ने पीड़िताओं के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया। उन लड़कियों से आगे आकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कहा गया, पर लड़कियों और उनके परिवार को पता था कि उनके आगे आने के बाद समाज उन्हें चैन से नहीं जीने देगा। बड़ी मुश्किल से 12 लड़कियां केस दर्ज कराने के लिए तैयार हुईं और वहीं बदनामी के डर से बची हुई लड़कियों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने से मना कर दिया। जब केस दर्ज कराने वाली बात प्रभावशाली खादिम परिवारों तक गई, तब उन्होंने उन 12 लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद 10 और लड़कियां पीछे हट गईं। बची हुई 2 लड़कियों ने 16 अपराधियों की पहचान बताई, जिनमें से पुलिस सिर्फ 11 को ही अरेस्ट कर पाई। इनमें से एक पीड़ित लड़की जिसने अदालत में फारूक, इशरत अली, शमसुद्दीन उर्फ मैराडोना और पुत्तन की पहचान की थी और जिसने अदालत में बताया था कि इन लोगों ने नफीस और सुहेल गनी के साथ मिलकर उसका गैंगरेप करने के बाद उसे ब्लैकमेल किया था, अचानक वो लड़की 2005 में गायब हो गई। वो कहाँ चली गई, किसी को कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही ब्लैकमेल कांड में लगातार आवाज उठाने वाले एक पत्रकार मदन सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मदन सिंह दैनिक अखबार लहरों के बरखा के संपादक थे। वो अखबार में इस स्कैंडल से जुड़ी खबरों की सीरीज छाप रहे थे। अपनी सीरीज के माध्यम से मदन सिंह ने पुलिस और प्रशासन के साथ साथ
शहर के कई बड़े नेताओं का असली चेहरा दिखाया था। 4 सितंबर 1992 को मदन सिंह ने अपने अखबार में अजमेर ब्लैकमेलिंग स्कैंडल का 76वां एपिसोड प्रकाशित किया था। उन्होंने इस एपिसोड में ये घोषणा की थी कि वो अगले एपिसोड में कई बड़े नामों का खुलासा करेंगे। इस घोषणा के बाद ही उन्हें गोलियों से भून दिया गया। 4 सितंबर की रात 10 बजे मदन सिंह अपने स्कूटर में पेट्रोल भरवाने के लिए घर से बाहर निकले थे। उसी वक्त एक एम्बेसडर कार श्रीनगर रोड पर मदन सिंह के इंतजार में खड़ी थी। जैसे ही मदन सिंह उस कार के पास पहुंचे, कार में बैठे कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। मदन सिंह अपनी जान बचाने के लिए एक नाले में कूद गए। कार सवार वहां से गायब हो गए। आसपास के लोग फायरिंग की आवाज सुनकर घरों से बाहर निकलने लगे। उनकी नजर घायल हो चुके मदन सिंह पर पड़ी। जल्दी जल्दी मदन सिंह को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 12 सितंबर की रात कंबल लपेटे 5 लोग बंदूक और 2 पिस्तौल के साथ हॉस्पिटल के उस कमरे में पहुंच गए जिसमें मदन सिंह का इलाज चल रहा था। उस रात उनके कमरे में उनकी मां घिसी कंवर भी मौजूद थी। पांचों बंदूकधारी सोए हुए मदन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। मदन सिंह को कुल 5 गोलियां लगी। फायरिंग के 3 दिन बाद इलाज के दौरान मदन सिंह की मौत हो गई। इस हत्याकांड में कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व पार्षद सवाई सिंह और नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन एक एक करके सभी आरोपी जमानत पर छूट गए। मदन सिंह के बारे में पुलिस का कहना था कि मदन सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड था और वो पीड़ित लड़कियों के माता पिता से पैसे वसूलने के लिए अपनी कॉलम का इस्तेमाल कर रहे थे। एक पीड़ित लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया था और कहा था कि मदन सिंह उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसकी तस्वीरों को पब्लिश ना करने के लिए उससे 20,000 रुपए मांग रहे थे। तत्कालीन डीआईजी ओमेंद्र भारद्वाज का मदन सिंह की हत्या पर कहना था कि यह स्पष्ट रूप से सवाई सिंह और मदन सिंह गिरोह के बीच की गैंगवार की देन थी। वहीं अजमेर के एक पत्रकार लॉबी आज भी मानती है कि संभवतः मदन सिंह की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपने अखबार के कॉलम के माध्यम से जयपाल को सेक्स स्कैंडल में उजागर करने की कोशिश की थी। इधर अजमेर ब्लैकमेल और गैंगरेप मामले की सुनवाई 28 सितंबर को जिला अदालत में शुरू हुई। आगे चलकर ये मामला जिला अदालत से लेकर राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला अदालत और पॉक्सो अदालत तक गया। अभी मामला पॉक्सो अदालत में ही है। साल 1994 में ब्लैकमेल कांड के आरोपी फोटो लैब टेक्नीशियन पुरुषोत्तम ने आत्महत्या कर ली। वहीं 1998 में जिला अदालत ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों के आजीवन कारावास की सजा को कम करके 10 साल कर दी। अदालत में फारूक चिश्ती ने खुद को मानसिक रूप से बीमार साबित करवा लिया। फिर भी 2007 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया तब 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने माना कि फारूक चिश्ती जितनी सजा काट चुका है वो पर्याप्त है। हाई कोर्ट के इस आदेश को किसी ने कोई चुनौती नहीं दी, जिसकी वजह से ब्लैकमेल कांड का मुख्य आरोपी जेल से बाहर है। अभी वर्तमान में 6 आरोपियों पर पॉक्सो अदालत में मुकदमा चल रहा है। इन आरोपियों में नफीस चिश्ती भी शामिल है। फिलहाल सारे आरोपी जमानत पर बाहर हैं। अलमास महाराज तो कभी पुलिस की गिरफ्त में आया ही नहीं, वो अमेरिका में ही रह रहा है। नफीस साल 2023 में 24 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ पकड़ा गया था। पुलिस में उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न, सट्टेबाजी, ड्रग तस्करी और अपहरण के मामले दर्ज हैं। साल 2021 में एक पीड़िता कोर्ट में बार बार बुलाए जाने से पॉक्सो कोर्ट में ही चिल्ला उठी। उसने कहा कि 30 साल हो गए हैं, अब तो उसे अकेला छोड़ दिया जाए। अब वो दादी बन चुकी है। उसकी बात सुनकर पूरे अदालत में सन्नाटा पसर गया। फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती अभी भी अजमेर के दरगाह शरीफ जाते हैं। लोग अभी भी उनके हाथों को चूमते हैं, ये जानते हुए भी कि उन्होंने क्या किया है। तो ये कहानी थी अजमेर ब्लैकमेल कांड की। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।